हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति पांडे। आप सभी का जीआईसी चैनल मास्टर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप सभी के सामने एक वर्क एंड एनर्जी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाली हूं जो आपको पिछली वीडियो में भली भांति समझाया गया था। वर्क को मैंने बता दिया था, एनर्जी आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे कभी कोई चीज़ें आपके पास नहीं है, किसी के पास कॉपी बुक वगैरह, या कोई आदमी आपके पास नहीं है, या किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, तो हमेशा कभी उस बात को दूसरे से शेयर मत करना। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि वो चीज़ें हमें किसी से बतानी नहीं चाहिए। अगर आप बताते हैं तो आपके लिए ही वो दुखदाई होता है। और यकीन मानिए मेरा, जिस दिन आप इन मजबूरियों का साथ नहीं छोड़े, इनके साथ अपने आप को ढालते चले गए और इसमें आप निखरना सीख लिए ना, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप सोने की तरह एकदम चमकदार दिखाई देंगे, वो भी दूर से। ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा एक सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सके कुछ लोगों को ये फिजूल का लगता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जरूर चमकेंगे, एक दिन जरूर आपको चमकना है। और उसी के लाइन में मैंने 2 लाइन आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, जो खो गया है हम कभी उसके लिए रोया नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं मिलनी थी वो नहीं मिली, जो चली गई, जो नहीं है वो नहीं मिलने से रही है। लेकिन जो आपको मिल रही हैं, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं प्रेजेंट टाइम में, जो चीज़ें आपके पास हैं, जो आपको अवेलेबल हैं, उनको आप कभी खोना नहीं, उनके साथ रहिए। उनको आप एकदम ऐसा मतलब फील करिए कि आपको संसार की सारी चीज़ें मिल रही है। किसी को अगर 2 रोटियां भी मिल रही हैं केवल बिना सब्जी के भी, तो वो समझ जाना कि आपका दिन बहुत अच्छा है कि आपको रोटियां नसीब हो रही हैं। किसी को तो वो भी नसीब नहीं होता है। इसलिए जो है उसके लिए आप खुश रहिए, और जो नहीं है उसके लिए कभी दुखी मत होइए। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपने इन मजबूरियों का एकदम सही सलीके से एकदम अच्छे ढंग से आपने क्या किया, शुरू कर दिया, इसी के साथ रहना अपने आप को सिखा लिया, और साथ ही साथ अपनी मजबूरियों का गला घोंटकर कुछ दिनों तक आप लगातार मेहनत करते रहे, तो एक दिन यकीन मानिए आप सफल जरूर होंगे। ये मेरा वादा है। आप ध्यान दीजिएगा, जो मजबूरियों में रोया नहीं करते वो कभी ऐसा नहीं होता है कि चमके ना, क्योंकि किस्मत हर किसी की बदलती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बताया था कि वर्क जो होता है उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं एंड देन उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस करते हैं, तब वहाँ हमारा वर्क डन होता है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के बाद उसको वन प्लेस टू अदर प्लेस ले जाना ही फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? वर्क करना होता है। लेकिन आज जो आप पढ़ रहे हैं वो एनर्जी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपके पास एनर्जी है तो ही आप कार्य कर पाते हैं। यही तो होता है कि कुछ लोग कहते हैं भैया उनके पास बहुत ज़्यादा हिम्मत है इसलिए वो काम कर लेते हैं। मैं हूँ ठहरा कंकाल आदमी, कुपोषण का मरीज, मैं इतना दुबला पतला हूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत या ताकत नहीं है कि मैं उस कार्य को कर सकूँ। तो उन्हीं की बातों से जो जेम्स वाट थे, उन्होंने फिजिक्स में एक टॉपिक लाया है, वो टॉपिक है एनर्जी। हम पढ़ते उसको डेली लाइफ में भी है, और आज हम पढ़ेंगे उसको फिजिक्स में एज अ सब्जेक्ट। जैसा हम रोज कहते हैं, जो रोज बोलते हैं, वही आज हम सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं कि जो हमें हिम्मत होती है, जो ताकत होती है काम को करने की, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का मतलब है कि टू डू वर्क कैपेसिटी, टू डू वर्क कैपेसिटी, काम करने की क्षमता। किसकी? काम करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। काम करना, अगर आपके पास हिम्मत है तभी आप काम कर पाते हैं, आपके पास हिम्मत नहीं है आप नहीं कार्य कर पाते हैं।
कुछ लोग काम को बहुत देरी तक कर पाते हैं और कुछ लोग थोड़ा ही काम करने के बाद हांफने लगते हैं। कुछ लोग दिन भर काम करते हैं तो भी नहीं थकते हैं, शाम को एक फ्रेश माइंड के साथ आपके साथ बैठते हैं। और वही दूसरा आदमी आपके साथ रह रहा है, यदि वो हेल्थी नहीं है तो वहां पर उसको क्या लगेगा कि मैं तो हिम्मत हार रहा हूँ, दिन भले बीत रहे हैं पर मुझे थकान भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमारे पास जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है ना, जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है, जो एक प्रकार की क्षमता होती है काम की, जिसके आधार पर हम किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी का मतलब समझ में आया, टू डू वर्क कैपेसिटी इज कॉल्ड एनर्जी। अब भैया हर टाइप का काम करना होता है, हमें कभी उठना पड़ता है तो कभी बैठना पड़ता है, तो कभी इंजन चलाना पड़ता है, तो कभी बल्ब जलाना पड़ता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो एनर्जी जो होती है वो कई टाइप्स में डिवाइडेड होती है। तो एनर्जी का मेन मतलब है काम करने की कैपेसिटी। यदि आपके पास काम करने की कैपेसिटी है तो आपके पास एनर्जी है, अगर आपके पास काम करने की कैपेसिटी नहीं है तो आपके पास एनर्जी नहीं है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टाइन, किसी बुक में आइंस्टाइन लिखा है और किसी बुक में आइंस्टीन लिखा है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि हमने नाम नहीं रखा है, बुक के थ्रू हमें पता चला है कि उनका नाम आइंस्टाइन है, ठीक है। तो आप कुछ हिंदी में बुक्स में लिखा है आइंस्टीन एंड कुछ इंग्लिश बुक्स में लिखा है आइंस्टाइन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। एनर्जी के बारे में इन्होंने भी बताया था कि E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर, where m is called mass and c is also called speed of light। स्पीड ऑफ लाइट है भैया, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, लाइट की स्पीड जो सन रेज होती है, सन से ये अर्थ तक आने में कितना मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चलती है, तो भैया कहेंगे उसकी स्पीड हमेशा फिक्स, वो है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये किस में होगी, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड किस में होगा, हमेशा वैक्यूम स्पेस में होगा। जहां पर किसी भी प्रकार का मीडियम अवेलेबल नहीं होगा, वहां पर लाइट का जो स्पीड होगा वो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन यही अगर हम मीडियम में बात करें तो मीडियम में ऐसा कुछ नहीं होता है। मीडियम में स्पीड की लाइट हमेशा, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, बिकॉज डिपेंड करता है कि वहां पर कैसे कैसे सोर्स है, कैसे कैसे मीडियम है, देन लाइट वन प्लेस टू अदर प्लेस जाती है, ठीक है। तो हमेशा वैक्यूम रीजन में या स्पेस में आप बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, स्पीड जो होता है लाइट का वो होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इन्होंने कहा कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ले ले और उसके स्पीड की लाइट का स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई करें तो वो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा उस व्यक्ति या उस वस्तु का एनर्जी बता सकता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अरे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही तो बताया था, एक इंग्लिश में चैप्टर है आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन करके है, कि 9th क्लास में है आपका, तो उसमें क्या लिखा उन्होंने, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी जो है, एक आदमी है, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत और यहाँ पर एक खूबसूरत कन्या बैठी हुई है, कोई भी बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल गर्ल बैठी हुई है, और यहाँ पर कोई एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है या बूढ़ी औरत बैठी हुई है। आइंस्टाइन के अनुसार उन्होंने कहा कि जैसे हम जाते हैं बूढ़े आदमियों के पास तो हमें 2 मिनट का टाइम भी 2 घंटे के समान लगता है, लेकिन वही चीज अगर एक खूबसूरत कन्या के साथ किया जाए, 2 मिनट बैठने के लिए जाए या 2 घंटे बैठने के लिए जाए तो हमें ऐसा लगता है 2 घंटे का मिनट भी, जो 2 घंटे में समय आपका व्यतीत हो रहा है वो 2 घंटा भी 2 सेकंड के बराबर लगता है। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि कभी भी ना रिलेटिविटी जो है वो क्या है कि बूढ़े आदमी और खूबसूरत कन्या के बीच उन्होंने कॉन्सेप्ट देकर समझाया था कि अगर आप यही बूढ़े आदमी के साथ बैठ रहे हो ना, हे भैया 2 सेकंड का टाइम ना 2 घंटा लागत, और यही अगर एक खूबसूरत कन्या के पास बैठ जाओगे ना
तो 2 मिनट भी कितना लगता है, 2 घंटा भी कितना लगता है, 2 साल कितना लगता है, 2 सेकेंड के बराबर। ऐसा लगता है अभी हमारी बत्तियां नहीं शुरू हुई है और खत्म हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था उनका रिलेटिविटी का, एंड देन उन्होंने इस फॉर्मूले का भी जिक्र उसमें किया हुआ है, E = mc²। ठीक है, तो हम आज एनर्जी के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अलावा भी जिसको जेम्स वाट ने दिया था उनके अनुसार भी पढ़ेंगे कि हमारा एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो एनर्जी मैंने कहा टू डू वर्क कैपेसिटी इज कॉल्ड एनर्जी। अब आती है बात कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक तो मैंने अभी बता दिया E = mc², और दूसरा होता है हमेशा एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी हमेशा उसके वर्क डन के इक्वल होती है। तो आप एनर्जी का फॉर्मूला 2-3 लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एंड वर्क डन का फॉर्मूला। ये सभी एनर्जी के फॉर्मूले पर ही बेस्ड होते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला एक तो होता है E = F × S, मतलब वही D, या फिर आप कह सकते हैं हाफ mv², या आप इसी को mgh भी कह सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ एनर्जी में है, बट है तो एनर्जी ही। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इस एनर्जी कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? जेम्स वाट ने दिया था। लेकिन फिर भी इसका जो यूनिट बना उसका नाम क्या था? यूनिट का नाम था जूल। जूल कौन थे? जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने क्या किया था? वर्कडन बताया था, और इन्होंने बताया कि एनर्जी वर्कडन के इक्वल होती है, इसलिए इनका भी यूनिट क्या कर दिया गया? जूल बताया गया कि इनकी भी यूनिट, एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि 1 जूल हमेशा कितने के इक्वल होता है? 10⁷ अर्ग के। कितने होती है? 10⁷ अर्ग के। तो एक अर्ग कितने के इक्वल होता है? 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, एनर्जी का ये अर्ग में रिलेशन है। एंड देन इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है? तो आप कहेंगे कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो होती है वो कौन सी यूनिट होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है? उसकी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड देन अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखो कॉन्सेप्ट है ये आज जो हमें पढ़ना था, एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी विथ न्यूमेरिकल्स हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, वही पढ़ा रहे हैं आपको, एनर्जी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं बात टाइप्स ऑफ एनर्जी में। तो भैया एनर्जी एक टाइप की नहीं होती है, जितने वर्ड, जितने इंस्ट्रूमेंट, उतने प्रकार की एनर्जी। ठीक है, तो आप एकदम यूनिक तरीके से ये नहीं कह सकते एनर्जी 2 प्रकार की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। बहुत बच्चों से मैंने पूछा हुआ है कि एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, तो फट से बोलते हैं कि मैडम जी 2 और वो 2 कौन सी होती है? एक काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। उनको ये भी नहीं पता है कि मैकेनिकल एनर्जी का टाइप्स ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये गलती बच्चों की नहीं हमारी है, क्योंकि हमने उस कॉन्सेप्ट को कभी डिस्क्राइब ही नहीं किया था। तो हमें क्या है, यूनिकली पढ़ना है कि एनर्जी जो होती है वो मेनी टाइप्स में होती है। 1 बाय 1 आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको सभी को समझाते जाते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है? जो थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें हीट के बारे में आप पढ़ते हैं। हीट का मतलब है कि जैसे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लिक्विड फॉर्म को या सॉलिड फॉर्म को कुछ देर तक हीट किया, कुछ देर तक क्या कर दिया? हीट कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद उसमें एक एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। इन सेंस आप कह सकते हैं कि हीट जिसमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहां पर जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी? हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी होगा। ठीक है, तो जैसे आप केटल लेते हैं, केटल का मतलब जब आप चाय की दुकान पर जाते हैं तो आपको एक कप मिलता है,
चाय का विथ केतली ऐसे होता है, तो वो टेढ़ा होता है। एंड देन आपके ग्लास में वो क्या करता है, निकालने के बाद आपको देता है, तो वहाँ पर जो केतली वो रखा होता है जिसमें वो चाय पकाता है गरम करके, तो वहाँ पर जो एनर्जी रहती है उसके पास, वो थर्मल एनर्जी होती है। कहने का मतलब जो भगोना आपने यूज़ किया है यहाँ पर चाय बनाने के लिए, ये हीट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कौन सी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी है। ठीक है, दूसरा बात आता है आपका कौन सा एनर्जी है, लाइट एनर्जी। इससे सभी लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं। आपके घर में जैसे बल्ब है, टॉर्च है, या सूर्य भगवान को ही देख लो, सूर्य भगवान है, एंड देन चंद्रमा का भी प्रकाश निकलता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमें क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प मिलता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से देख सके, उसके लिए हमें लाइट चाहिए होती है, और लाइट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी। बाय एग्जांपल बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, एंड सनरेज हो गई, तो ये सभी किस में आती हैं, लाइट एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी का मतलब समझ में आया, लाइट की वजह से जो एनर्जी हमें प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी को ही लाइट एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी हमेशा हमको कहाँ से मिलती है, सनरेज से मिलती है, बल्ब से मिलती है, टॉर्च से मिलती है, इन सभी इंस्ट्रूमेंट से मिलती है। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो होते हैं ना, तो चार्ज के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए, डायनामो हो गया, या फिर जनरेटर को ही डायनामो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका जनरेटर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि पंपिंग सेट हो गया, इन सभी में एक ऐसा मैकेनिक्स होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक मतलब करंट की वजह से ही ये क्या होता है, चलता है। और जो चीज़ें करंट की वजह से चलती हैं, मतलब विद्युत धारा की वजह से चलती हैं, उसमें जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, ऑब्टेन होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमेशा हमें किससे मिलती है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट से ही मिलती है। इसके बाद आती है आपकी केमिकल एनर्जी। कुछ केमिकल्स हैं, अब देखो जैसे कुछ लोग गांजा पी लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, मस्त लगता है, जन्नत का सैर होता है। अगर बाई चांस उन्होंने ड्रग्स ले लिया तो समझ लो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। अगर शराब पी लिया तो ऐसे लौटते हैं तालाब में या फिर किसी गड्ढे में, किसी नाले में, तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग की सभी अप्सराएं तेल मालिश कर रही हो। तो यहाँ पर आपने देखा हुआ है कि क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी में मैंने क्या बताया कि केमिकल को पीने की वजह से, या केमिकल को खाने की वजह से, या किसी ऐसे पदार्थ को जिसका सेवन केमिकल के साथ है, जैसे आप सॉस खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल की वजह से हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। और इसमें ये किस में मिलती है हमें, फूड में, बैटरी मतलब सेल होता है जो ना, सेल में भी क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। केमिकल आप समझ रहे हैं, जैसे आप नेल पेंट लगाते हैं, लड़कियां नेल पेंट लगाती हैं, मोस्ट लगभग लड़कियां लगाती हैं, तो उसमें भी क्या होता है, केमिकल होता है। पाउडर क्रीम जो हम लोग लगाते हैं, बाई चांस हम लोग लगाते हैं, बाई चांस क्या रोज लगाते हैं, पर डे लगाते हैं, पर छूट जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो एनर्जी जनरेट होती है आपकी, वहाँ पर उस एनर्जी को क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। एक कहावत भी कही गई है कि लड़कियों को मेकअप और लड़कों को दारू चढ़ने के बाद क्या होता है, केवल अंग्रेजी मुंह से निकलता है, समझ में आ रहा है, तो उस एनर्जी को हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। ठीक है, साउंड एनर्जी क्या है कि भैया जिसके यहाँ बारात आई होगी पक्का पढ़ नहीं रहा होगा, और ये चीज़ें जो बर्बादियाँ होती हैं ना, हमेशा उसी टाइम पर होती है जब हमारे एग्जाम हमारे सर पर होते हैं। तो इनका भी कुछ उचित ढंग नहीं होता है। जिस दिन हमारा एग्जाम रहेगा मेन टाइम पर, वो भी कहीं हो सकता है मैथ का है या फिर किसी और सब्जेक्ट का, सोशल साइंस का, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। अगर इस चीज़ का पेपर है ना, तो खास करके गांव में किसी ना किसी का नगाड़ा बजी जाता है, बर्बादी शुरू हो जाती है, और उस बर्बादी में हमारी बर्बादी हो जाती है। तो वहाँ पर हम देखते हैं जो नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं, वो साउंड को पाने के बाद ही अपना रंग जमाते हैं। साउंड का मतलब ध्वनि,
ध्वनि का मतलब है आवाज, और आवाज हमेशा डीजे भांगड़ा इन्हीं सबका ज्यादा सुनाई देता है। अगर आप टीचर जो है एक क्लास में बहुत तेजी तेजी चिल्लाकर बतिया रहा है, बहुत तेजी तेजी आपको समझा रहा है, लेकिन आपको क्या होता है, नींद आता रहता है, नींद आता रहता है, आप सो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सुनाई नहीं देता है, आपके कान की क्षमताएं कम हो जाती हैं। लेकिन वही अगर किसी की बर्बादी हो रही है, अचानक से आप वहां पहुंच गए हैं, तो आपको डीजे की आवाज तुरंत सुनाई देती है। और वो है कमाल किसका, साउंड एनर्जी का। साउंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो साउंड की वजह से क्रिएट होती है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, साउंड एनर्जी। जैसे बाय एग्जांपल लाउड स्पीकर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं क्या होता है, और भी सोच के बताइएगा, टीचरों का आवाज भी होता है जो लाउड स्पीकर की तरह कार्य करता है, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देता, वो अलग बात है, बट उनमें जो एनर्जी होती है वो साउंड एनर्जी होती है आपकी, ठीक है। एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी आती है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब परमाणु बम जो नागासाकी में गिरा था, आज भी वहां के लोग क्या होते हैं, लूले लंगड़े पैदा होते हैं। आपको पता है कि वो एक अंग विहीन ही पैदा होते हैं। हिरोशिमा नागासाकी नाम का एक जगह है, आपके हिंदी वाले चैप्टर में भी लिखा होगा, लास्ट चैप्टर होगा, तो वहां पर भी क्या होता है कि एक बार हाइड्रोजन बम गिरा था, तब से आज तक उस गर्मी की वजह से क्या होता है कि लोग अपंग पैदा होते हैं, मतलब दिव्यांग होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर से है कि जहाँ पर किसके, परमाणु बम के फटने की वजह से या परमाणु के फटने की वजह से जो एनर्जी हमें कंटेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी तभी आपको मिलेगी जब न्यूक्लियस फटेगा, और न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा चक्कर लगाता है, अगर बाई चांस वो आपका इसके केंद्र में गिर गया, न्यूक्लियस में आ गया, तो भी आपका क्या होता है कि परमाणु फटने का कंप्लीटली डर लगा रहता है। तो वहां पर जो एनर्जी जनरेट होती है, वहां पर आपको क्या कहा जाता है कि वो कौन सी एनर्जी है भैया, न्यूक्लियर एनर्जी। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सभी बम क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल है। अगला है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब, जैसे मैं अभी खूब तेज चिल्ला रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, तो इसमें साउंड एनर्जी भी है, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ से वहाँ मोशन कर रही हूँ, आप आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ। जैसे आपने देखा होगा किसी पर्वत पर आप जाते हैं, तो ऐसे आप क्या करते हैं कि कहीं एक ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आप क्या है, ऊंचा फिर ढलान, फिर ऊंचा फिर ढलान, तो ऐसा है। तो यहाँ पर जब आप पीक पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। कहने का सेंस ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता रहता है, तो उसमें जो एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी तभी होगा जब कोई व्यक्ति मोशन करता रहेगा, चलता रहेगा, लगातार क्या करेगा, चलेगा। अब जरूरी नहीं है कि केवल चलना ही मोशन हो, मैं आपको मोशन वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंजिंग अगर हो रही है, तो वहां पर आप कहते हैं कि मोशन हो रहा है, और मोशन करने की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल रोलर कोस्टर हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी रेस्ट पोजीशन में होते हैं, फिर भी आपके पास कोई एनर्जी जनरेट होती है, तो वो एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये हमेशा रेस्ट पोजीशन पर ही आपको मिलता है, एनर्जी कंटेन होता है। जैसे एक वाटर टैंक या फिर आपके यहाँ का जो टंकी लगा होगा पानी का, जिसमें आपका पानी स्टोर होता होगा, एंड देन फिर टोटी के द्वारा नीचे आता है, तो वहाँ पर भी जो एनर्जी है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज वो रेस्ट पोजीशन पे है, फिर भी वर्क कर रहा है, तो रेस्ट पोजीशन पे होने के बाद जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऑब्टेन होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बाय एग्जांपल वाटर टैंक। इलास्टिक एनर्जी का मतलब क्या है, बचपन में बहुत किया होगा आपने, ऐसा पेन को आपने क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसमें एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को ऐसे खींच लेते हैं एंड देन छोड़ देते हैं, हाथ में झटाक से लगता है, बहुत तेज गंदा लगता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा चोट उसी टाइम पे लगती है। जैसे आप क्या करिए, किसी से रबड़ पकड़ा दीजिए ऐसे, एंड देन एक साइड से आप पकड़ के उसको छोड़ दीजिए अचानक से। जब आप छोड़ देंगे ना, तो उसको बहुत तेज लगेगा, एंड देन आपका मुंह तोड़ देगा, वो ऐसा भी होता है ना। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी की वजह से होता है। इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जैसे आपने किसी चीज़ को फैलाया, बहुत फैलाया, लेकिन फिर भी छोड़ने के बाद अपने उसी पोजीशन पर आ जाता है, तो समझ लो वो इलास्टिसिटी उसमें है, नहीं तो नहीं है। मतलब
जैसे आपको क्या होता है कि घर पे पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आप पढ़ते नहीं हैं और फिर कूटा जाता है, आपको खूब कूटा जाता है, इतना ज़्यादा कूटा जाता है कि आप लगातार तब भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें पढ़ लेना चाहिए, एंड देन फिर आप उसी एक्टिविटी पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, समझ गए। या फिर आप कह सकते हैं बाय एग्जाम्पल, सच का जो है वो है स्प्रिंग को आपने लिया, फैलाया एंड छोड़ा, फिर से स्प्रिंग अपने पोजीशन पर आ जाती है, तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो इलास्टिक एनर्जी है। किसी भी वस्तु को तानने के बाद यदि छोड़ दिया जाए और वह अपनी पोजीशन पर पुनः आ जाए तो समझ लेना उसके अंदर जो एनर्जी विद्यमान है उसे इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, रबर ले लो या स्प्रिंग ले लो, ठीक है। सोलर एनर्जी देख ही रहे हो, सोलर पैनल लगा है, सोलर कुकर आ गए हैं, आजकल सोलर सिस्टम के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, धूप से किसी भी प्रकाश की रोशनी को मिलने की वजह से वो चार्ज हो जाता है एंड देन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर पैनल हो गया, ठीक है। विंड एनर्जी का मतलब क्या है, हवा के द्वारा जो एनर्जी मिलती है, जैसे पवन चक्की हो गया। पवन चक्की किसकी वजह से चलता है, पवन की वजह से। पवन का मतलब वायु, वायु का मतलब हवा होता है। तो विंड एनर्जी आपको वही मिलेगा जहां पर हवा रहेगी, जैसे विंड फार्म हो गया, मतलब पवन चक्की की बात कर रहे हैं हम, वो हवा की वजह से ही चलता है, तो वहां पर जो एनर्जी क्रिएट होता है, जो आपको ऑब्टेन होता है, उसे क्या कहते हैं, आपको विंड एनर्जी कहते हैं। विंड एनर्जी का मतलब है विंड की वजह से जो एनर्जी क्या होती है, ऑब्टेन होती है, उसे को क्या कहते हैं, विंड एनर्जी। जैसे पवन चक्की। अब आ गया टाइडल एनर्जी। टाइड एनर्जी भी इसको कहते हैं, टाइडल एनर्जी भी इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा जो होती है, टाइडल का मतलब होता है ज्वार, ज्वार भाटा पानी में। और देखो जो समुद्र होता है, समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार का मतलब है जब आपका पानी का लहर, जैसे मान लो कोई समुद्र है, पानी की लहर आई और पानी ऐसे ऊपर गया, ऐसे क्या कर गया, ऐसे अचानक से ऊपर गया, तो जब ऊपर जाता है तो ज्वार, फिर वो नीचे आता है तो उसको भाटा, फिर ऊपर जाएगा ज्वार, फिर भाटा, तो मतलब ज्वार भाटा होते हुए वो क्या करता है, आगे चला जाता है, समुद्र की लहरें बनती चली जाती हैं और वहां पर, अच्छा वो ज्वार भाटा होता है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा दूसरी है, ज्वार भाटा दूसरा है, वो तरंग है, वो वेव एनर्जी देता है। जो पानी ऊपर नीचे होता है वो वेव एनर्जी देता है, हमेशा ये क्या होता है, वेव एनर्जी देगा। और टाइड एनर्जी जो होती है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ज्वार भाटा में भी ये एनर्जी पाई जाती है, लेकिन ये जो ज्वार भाटा एनर्जी है वो ओशियन में भी पाई जाती है। लेकिन आपने क्या देखा है, ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी का क्या है, फटना, वहां पर भी ज्वारीय ऊर्जा होती है, ठीक है। तो वहां पर जो एनर्जी आपको मिलती है उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब बायोमास एनर्जी, बायोमास तो आप जानते ही हैं, जैवगैस जिसको कहते हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी आपको मिलती है उसे क्या कहते हैं, बायोमास एनर्जी कहते हैं। बायोमास एनर्जी में जैसे फर्नीचर मिल हो गया, या फिर कोई ऐसा सड़क, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही कोई जानवर मरा हो, तो वहां पर भी एक अलग प्रकार की एनर्जी आपको मिलती है जिसको कहते हैं हम बायोमास एनर्जी, ठीक है। अरे बायोगैस पढ़े हो ना, तो बायोगैस में भी तो एनर्जी मिलती है, गोबर गैस, उसमें भी तो एक एनर्जी मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, बायोमास एनर्जी ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है वेव एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया है वेव इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है एंड साथ ही साथ आपका वेव पानी में भी होता है, कई सारी लहरें आती हैं, तरंगे आती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वेव एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी वेव एनर्जी है। एंड देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि पन बिजली ऊर्जा होता है। ये पन बिजली का मतलब जिसमें पानी की वजह से जो बिजली जनरेट करता है। देखो आपके यहाँ जो विद्युत का उत्पादन होता है वो किसकी वजह से होता है, पानी की वजह से होता है ना। तो पानी की वजह से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो करंट का उत्पादन हो रहा है, उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। लास्ट है ग्रेविटेशनल एनर्जी। इसको तो हम बताएंगे नहीं क्योंकि ये आपको सभी को पता है, जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट को क्या होता है, नीचे की तरफ खींचा जाता है, और वो जो एनर्जी लगता है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी।
आई होप आपको समझ में आया होगा। एनर्जी के इतने टाइप्स मैंने आपको बताया है, इसके अलावा भी एनर्जी के टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं है खत्म हो गया है। लेकिन जहाँ तक मेरा जज्बा था, जहाँ तक मुझे बताना चाहिए था आपको, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, सारी एनर्जी आपको बता दी जाएगी। अब यहाँ पर ये देखो, जैसे ये ए कार दैट इज पार्क्ड एट द टॉप ऑफ ए हिल, इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बेस्ट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि अभी मैंने आपको बता रखा है कि जो एनर्जी हमें मिलती है वो वर्क के इक्वल होती है। एनर्जी हमारा क्या होता है, वर्क के इक्वल होता है, बिकॉज वर्क को करने की वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो वर्क को हमने क्या कर दिया, एनर्जी के इक्वल कर दिया। मैंने आपको अभी बता रखा है कि जैसे आप जो काम करते हैं, टू डू वर्क कैपेसिटी इज कॉल्ड एनर्जी। काम को करने की क्षमता ही क्या होती है, एनर्जी होती है। तो हमारी जो एनर्जी है वो वर्क डन के क्या होती है, इक्वल होती है। इन सेंस आप कह सकते हैं एनर्जी जो है वो वर्क के क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट और देखने को मिलता है कि वर्क हमेशा F इंटू डी होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे और वो वन प्लेस टू अदर प्लेस चला जाएगा तो समझ लेना वहाँ पर वर्क डन हुआ है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस कर पा रहे हैं तभी वहाँ पर वर्क होता है, नहीं तो वहाँ पर वर्क नहीं होता है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करता है कि वर्क डन हुआ है, और वर्क डन हुआ है इसका मतलब आपका एनर्जी खर्च हुई है। अगर खर्च हुई है तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, F इंटू डी के। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको कहा था कि दो तीन ऐसे वर्ड्स हैं, क्वांटिटीज हैं जिसकी अभी तक फिक्स डिनोशन नहीं पाई गई। जैसे विस्थापन, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट को D से भी लिखा जाता है, S से भी लिखा जाता है। कहीं कहीं आप किताब में देखेंगे यस लिखा है तो कहीं कहीं डी लिखा है। तो आपने मोशन के 3 इक्वेशन पढ़ रखे हैं, तो वहां पर देखिएगा आपने जो विस्थापन पढ़ा है, जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा है, एस के रिस्पेक्ट में पढ़ा हुआ है। वहां पर जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ है, अरे भैया इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें आपने s को क्या पढ़ा हुआ है बताइए, आपने यही पढ़ा है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट या केवल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर s से डिनोट किया गया। वर्क में मैंने F इंटू डी बताया है, तो कहीं कहीं वर्क में वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस भी लिखा रहता है। तो ये मत कहना कि गलत है, s भी विस्थापन ही है, d भी विस्थापन ही है, ठीक है। तो हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, F इंटू डी लिख सकते हैं। अगर आप F इंटू डी लिख सकते हैं तो इसको E इज इक्वल टू F इंटू एस भी लिख सकते हैं ना। तो अब हम देखते हैं S की वैल्यू निकालते हैं। तो जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो थोड़ा लंबा है, तो उसको छोड़कर मैं तीसरे वाले से निकाल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे S की वैल्यू, पूछोगे अब मैम S की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें F की वैल्यू पता है ना कि F इज इक्वल टू ma होता है, बट S इज इक्वल टू क्या होता है वो हमें पता इक्वेशन से चले, ठीक है। तो हम देखते हैं इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। निकालना हमें S है, हमें निकालना क्या है, S है। तो यू स्क्वायर को वन साइड लाइए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2as होगा। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a, जो उधर मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a हो जाएगा। तो ये s की वैल्यू निकल चुकी है आपकी। s की वैल्यू मैंने थर्ड इक्वेशन से निकाला, अगर आप सेकेंड इक्वेशन से भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं E इज इक्वल टू क्या हो गया, F की वैल्यू होती है m इंटू ए, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। S की वैल्यू क्या निकली, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। अच्छा एक बात बताइए, v क्या है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी है,
u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको कहाँ मिलती है, हमेशा रेस्ट पोजीशन से जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो वही आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, क्योंकि हम जब चलना स्टार्ट करते हैं तो हम एक फिक्स स्टेशनरी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, रेस्ट पोजीशन से होते हैं, देन चलना स्टार्ट। तो यहाँ पर यम ए लिखे रहने दो, और यहाँ पर लिख लो v² - 0/2a लिख लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ 0 का कोई सेंस है नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। 0 का कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब v²/2a आएगा, a से a खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, E = m × v² mv²/2। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, E = 1/2 mv²। एक बार पुनः देख लीजिएगा इस बात को। हमने कहा कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता ही एनर्जी कहलाती है, तो वर्क हमेशा क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो अगर वर्क एनर्जी के इक्वल होता है आपका, तो इसका मतलब है एनर्जी भी वर्क के इक्वल होता है। और हम जानते हैं वर्क के डेफिनेशन से, तो वर्क = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए मैंने डी लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि इसका डिनोशन फिक्स नहीं है, तो डी को हम एस भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं, तो हमने उसी को चेंज कर दिया डी को एस में। यहाँ तक आने के बाद हमें ये पता करना है कि हमें इक्वेशन में लाना क्या था। जो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो ½ mv² होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना यस को हटाकर यू भी में कोई ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फोर्स का भी फॉर्मूला रख दिया एंड डिस्प्लेसमेंट का मोशन के थर्ड इक्वेशन से एस की वैल्यू निकाली और एस की वैल्यू को रख दिया। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी पोजीशन से चलना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले रेस्ट में होते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं जब, तो 0 हो जाएगा, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा v²/2a। यहाँ पर a से a कट गया एंड mv²/2 आया, जिसको हम क्या कहते हैं, ½ mv² कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन क्या होगा, तो इसमें आपको पता ही है वर्क = क्या होता है, फोर्स × डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को हाइट के थ्रू मेजर करते हैं, मान लो आप जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ ना जाकर एक रास्ते पे स्ट्रेट लाइन पर ना जाकर, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन पर जाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे रोड से 5 किलोमीटर दूर गया तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन मैं यही चीज़ क्या करता हूँ, एक नीचे बॉटम से टॉप पॉइंट पर जाता हूँ, तो है भैया या तो स्ट्रेट लाइन में ही रहा हूँ, लेकिन अब की बार परपेंडिकुलर जा रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर जाने का मतलब क्या है कि आप हाइट मेजर कर रहे हैं, तो एस एच के इक्वल हो जाता है। इसीलिए एस क्या होता है, एच के इक्वल होता है, बिकॉज ये जो विस्थापन है वो क्या होता है, किसी एक जगह से चलना। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो हाइट होता है, इसलिए एस को एच के इक्वल कर दिया। तो एफ = क्या होता है, यम ए होता है एंड ये क्या होता है, एच। आपको पता है कि जब भी नीचे से कोई वस्तु ऊपर जाती है तो ग्रेविटी लगती है, चाहे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, तो वहाँ पर ग्रेविटी लगती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, W = m × a की जगह g और h को उतार लेते हैं, तो W = कितना आ जाता है, mgh आ जाता है। यही है आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेरिवेशन। ठीक है, अगला है आपका, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वही देख लेते हैं। ए बॉल ऑफ मास 2 kg, एक बॉल है जिसका मास कितना है, 2 किलोग्राम है। गिवन दैट, दिया गया है, पहला क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो तब लिखो। गिवन दैट ए बॉल ऑफ मास 2 kg, एक बॉल है जिसका मास कितना है, 2 किलोग्राम है और इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और उसको फेंका जाता है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से।
तो आपको बताना है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब वो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पर होती है और नीचे से हाईएस्ट जाती है, और जब एग्जैक्ट हाईएस्ट हो जाती है तब वहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो m दिया गया है 2 kg, 2 किलोग्राम की वस्तु है, कितने वेग से फेंका जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। लगा देंगे फॉर्मूला, 1/2 m की वैल्यू 2 है, v की वैल्यू है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने सभी वैल्यूज को पुट कर दिया है, 2 से 2 खत्म एंड 10 10 जा कितना होता है 100। इसका मतलब है इसकी एनर्जी क्या है 100 जूल है। कितनी है 100 जूल है। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल करना था। अभी न्यूमेरिकल और भी कराया जाएगा जो बहुत ही हार्ड होता है एंड 11th के टॉपिक से भी कराया जाएगा, ये तो छोटे बच्चों के लिए था।